एशिया की सबसे अच्छी एयरफोर्स थी हमारे पास, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास ब्रिटिश आर्मी है, मतलब ब्रिटिश एयरफोर्स के हमारे पास फाइटर जेट्स थे और सब कुछ था, और चीन के पास एयरफोर्स थी ही नहीं। और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी बोलती रही, इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स बोलते रहे कि हमको एयरफोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, अगर एयरफोर्स का इस्तेमाल होगा तो ये डिफीट नहीं होगी। और नेहरू जी ने एयरफोर्स का भी इस्तेमाल करने से मना कर दिया। अब आप सोचिए, एंड उस समय के जितने भी लोगों ने वो वॉर लड़ी है, उसमें जितने भी लोग आज हैं, जिनमें से बहुत सारे वेटरन्स को मैं खुद मिला हूं, एक चीज उनमें से हो सकता है कि कोई किसी का पॉलिटिकल व्यू जो है वो किसी पार्टी से मिलता हो या किसी विचारधारा के विरोध में हो, लेकिन एक चीज को लेकर के वो सारे के सारे एक मत है कि 1962 की वॉर में चीन सिर्फ इसलिए जीता क्योंकि नेहरू जी ने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं करने दिया। निश्चित तौर पर नेहरू जी अगर उसमें एयरफोर्स का इस्तेमाल करते तो स्थिति बहुत काफी हद तक पलट सकती थी, नुकसान कम से कम हो सकता था। हमने जितनी जमीन गंवाई उतनी जमीन कम से कम हम नहीं गंवाते, और शायद पासा भी पलट सकता था। और उसको लेकर अलग अलग मत आते हैं, क्योंकि वो जो रक्षा से क्षेत्र से जुड़े लोग हैं वो आपको मेरे से बेहतर इस बारे में बता पाएंगे। उसमें एक कहीं पे मैंने किसी व्यक्ति से सुना था जो एक सेना के अधिकारी थे, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, नेहरू को किसी ने ये बता दिया था, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने किसी अधिकारी के मुंह से सुना हुआ है, कि उनको ये डर था कि चीनी सेना के पास एयरफोर्स है और वो इलाहाबाद तक जो है वो हमले कर सकती है। अब कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हाँ, क्योंकि मैं विदेश नीति पर नेहरू की जिनके पास एयरफोर्स ही नहीं है, अभी सूचना कहां से आई, कैसे आई, मतलब कितनी सच्चाई नहीं, जैसे एक भैया देखिए, एक ये चीज होती है कि उनके पास एयरफोर्स है, लेकिन हमको ये पता है कि वो एयरफोर्स जो है वो हमारी एयरफोर्स से 10 गुना खराब है। अगर ये सिचुएशन है तो मैं ये मान लेता कि भाई, कि क्या पता उन्होंने अपनी 2-4-100 जहाज ऐसे भी खरीद लियो जो इलाहाबाद तक आ सकते हो, या अपने उन जहाजों को अपग्रेड कर लिया हो, तो मैं मान सकता हूं। जिनके पास एयरफोर्स ही नहीं है, हाँ, तो वो कहां से इलाहाबाद तक आ जाएंगे? ये इस पे बात है, लेकिन मैं उसमें इसी से जुड़ा किस्सा बताऊंगा थोड़ा सा। वो आपने जो सवाल पूछा उससे मेरा थोड़ा सोच अलग है उस विषय को लेकर। नेहरू ने एयरफोर्स के इस्तेमाल पर विचार किया था, लेकिन अपनी एयरफोर्स नहीं, अमेरिका की एयरफोर्स। आप बीके नेहरू की पुस्तक पढ़ें। बीके नेहरू भतीजे थे नेहरू जी के, इंदिरा गांधी के चचेरे भाई थे, अमेरिका में भारत के उस वक्त राजदूत हुआ करते थे। मतलब मैं जो कहता हूं, इनके परिवार की विदेश नीति में बहुत योगदान है भारत का। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, नाइस गाइज फिनिश्ड सेकंड, उसका शायद बुक का नाम है। तो उस पुस्तक में लिखते हैं कि जब भारत बुरी तरह से हार गया, 20 अक्टूबर को हमला किया था, तो 16-17 नवंबर के आसपास पूरा महीना गुजर चुका था और भारत की बहुत करारी हार हो चुकी थी और असम को बाय बाय बोल दिया था नेहरू जी ने। उसके बाद नेहरू का एक पत्र आया जो उन्होंने जॉन एफ कैनेडी को देने के लिए कहा, और कहा कि जॉन एफ कैनेडी से बोलो कि अपनी एयरफोर्स हमारी मदद के लिए भेजे। तो नेहरू ने अमेरिका की एयरफोर्स की मदद मांगी थी। तो बीके नेहरू अपनी उस पुस्तक में लिखते हैं, जिसका मैं कोट अनकोट यहाँ पे बताना चाहूंगा, उस पुस्तक में लिखते हैं कि जब मैं कैनेडी प्रशासन के पास वो पत्र लेकर जा रहा था तो मैं शर्म से गड़ा जा रहा था, क्योंकि जब कैनेडी नेहरू की मदद, मतलब भारत सरकार की मदद के लिए आतुर रहते थे, तब हमने उनको कभी भी वो सम्मान नहीं दिया, बल्कि हम उन्हें झड़क दिया करते थे। और आज मुझे उसी कैनेडी के सामने अपने देश के लिए मदद का पत्र लेकर नेहरू का लिखा जा रहा था, मैं लेकर, ये अपनी पुस्तक में लिख गए। तब भी उसको कई लोग नकारते रहे। बाद में वो जो कैनेडी की जो पत्र डी क्लासिफिकेशन होता है, तो वो कैनेडी आर्काइव्स के अंदर वो पत्र पड़ा हुआ है नेहरू का, वो तो पब्लिक उसमें आ गया है। तो ये स्थिति थी कि हमने मदद तो मांगी, और तब मांगी जब हमने एक तरह से हार गए हम, और तब हम अमेरिका की एयरफोर्स, और चीन बड़ा शातिर था, उसको मालूम था कि इस समय क्यूबा मिसाइल क्राइसिस चल रही है, कैनेडी के पास फुर्सत नहीं है। और कैनेडी जब तक एक्टिव होते कि चलो ठीक है मैं विचार करता हूं, भेजता हूं अपनी एयरफोर्स, उनको तो अपना स्कोर सेटल करना था चाइना से, कम्युनिज्म से। माओ ने युद्ध रोक दिया, चौवेन लाई और माओ ने युद्ध रोक दिया। 20 नवंबर को युद्ध रुक गया। चीन ने कहा कि हमें जो लेना था हमने ले लिया। अब भारत ने युद्ध विराम नहीं करा, चीन ने युद्ध विराम करा, और जो जमीन लेना थी हमने ले ली, सेटल कर लिया हमने पूरा मामला। तो कोई किसी को इन्वॉल्व होने का मौका नहीं मिला। अब यहां पर एक चीज मैं बताता हूं जो हमारी बातचीत में कहीं मिस ना हो जाए, मुझे लगता है, जो क्योंकि कैनेडी की बात आ गई है। आपने अभी बात की यूएन के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की। यहां पर एक बात और हमारे दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि कैनेडी की इच्छा थी, कैनेडी भारत के बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। अमेरिका के रिसेंट हिस्ट्री में अगर देखा जाए पिछले 7-8 दशक में, इकलौता ढंग का राष्ट्रपति जो अच्छा इंसान था वो कैनेडी ही था। तो कैनेडी, अब उस अच्छे इंसान के साथ क्या हुआ वो भी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं भी एक बात करना चाहूंगा। हम बहुत सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट की अभी हमने काफी लंबी बात करी। कैनेडी वो व्यक्ति थे जैसे अमेरिका और रूस ने हमको बोला ना कि आप परमानेंट सीट ले लो, ब्रिटेन ने बोला, ऐसे ही अमेरिका में कैनेडी ने ऑफर किया भारत को परमाणु बम। कैनेडी चाहते थे, जॉन एफ कैनेडी चाहते थे कि एशिया में अगर पहली कोई परमाणु शक्ति बने तो वो भारत बनना चाहिए।
अगर भारत परमाणु शक्ति बन जाता है, और होमी जहांगीर बाबा करीब करीब बहुत उस पर काम भी करना शुरू कर चुके थे, तो कैनेडी ने ऑफर रखा कि वो चाहते थे कि भारत जो है वो पहला एशियाई देश बने जो परमाणु शक्ति संपन्न हो। तो इससे शक्ति संतुलन स्थापित होगा एशिया में, खासकर चीन के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए। कोई भारत चीन के संबंध तब तक तो बिगड़ चुके थे, 50 के 55 के दशक के बाद बिगड़ना शुरू बहुत तेजी से हो गए थे। तो भारत के पास अगर परमाणु बम होगा तो चीन दबकर रहेगा। ये प्रस्ताव भी, और बाकायदा पुस्तकों में जो सीआईए के कागजों के अंदर भी बात सामने आ गई, कोई मन से तो नहीं बोल रहा हूं मैं बात, और वो सीआईए के जो अधिकारियों ने पुस्तकें लिखी उनके अंदर ही बात साबित हो जाती है। तो कैनेडी के इस प्रस्ताव को भी हमने स्वीकार नहीं किया। कैनेडी चाहते थे कि एक परमाणु भारत बम टेक्नोलॉजी दे दी जाए, बम को मिलकर हम निर्मित करें और राजस्थान में उसका एक परीक्षण कर लें, तो जिससे चीन डर जाएगा। अगर वो हमने कर लिया होता तो यकीन मानिए वैभव, किसी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र पर कोई भी देश हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता। आप जियोपॉलिटिक्स इतनी समझते हैं, मैं नहीं समझता कि इस और लोग इतना समझते हैं। आप खुद बताइए, जो परमाणु शक्ति संपन्न देश है उस पर कोई हमला करने की हिम्मत कर लेगा? नहीं। पाकिस्तान बचा हुआ है इस चक्कर में। तो पाकिस्तान थ्रेट इस बात का देता कि मेरे पास बम है। नहीं तो वो पाकिस्तान बचा हुआ है। और आप देख लीजिए कि इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूक्रेन का, किसी की हिम्मत, रूस के ऊपर अमेरिका की हिम्मत क्यों नहीं हो रही डायरेक्ट हमला कर दे? ईरान इतना बड़ा थ्रेट बन जाता है हर 3-4 साल में, जो अपना बम डेवलप करने लगते हैं कि उसको तो हमले करने पड़ते हैं। अमेरिका को B-52 भेजने पड़े उसके बंकर तोड़ने के लिए। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं, पिछले साल जून की बात है। तो सोचिए अगर भारत के पास पहले परमाणु बम आ जाता, जो कैनेडी ने हमको ऑफर कर दिया था, तो क्या चीन हम पे हमला कर देता? और चीन ने 1963 या 64, अगर शायद मैं सही हूं तो उसने परमाणु टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। तो हमने ये भी किया। अब जॉन एफ कैनेडी के साथ हमने क्या क्या किया, ये भी हमको मालूम होना चाहिए। और ये बात मैं नहीं लिख रहा, ये उस वक्त भारत के अंदर जो अमेरिका के राजदूत थे, गिलबर्ट शायद उनका नाम था, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जॉन एफ कैनेडी राष्ट्रपति बनने के पहले भी नेहरू से एक बार मिलने आए थे। जब वो सीनेटर थे, 10 सीनेट मेंबर थे, तब वो रॉबर्ट कैनेडी, उनके छोटे भाई और उनकी बहन, ये तीनों नेहरू से मिलने आए। अभी वो राष्ट्रपति नहीं बने। और कहते हैं वो किताबों के अंदर है, मैं कोई किसी को व्यक्तिगत लांछन लगाना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन चूंकि भारत की विदेश नीति की बात हो रही है तो उसमें हमसे क्या गलती हुई हम वो बात कर रहे हैं। तो उसमें अमेरिकी राजदूत ने लिखा है कि उस पूरी बातचीत में नेहरू की पूरी रुचि जो थी वो रॉबर्ट कैनेडी और जॉन एफ कैनेडी की बहन में थी। सिर्फ उनसे ही वो बातचीत कर रहे थे, उन्हीं के अंदर वो रुचि थी, और वो राजनीतिक नहीं थी। वो सिर्फ भारत घूमने के उद्देश्य से अपने दोनों भाइयों के साथ आ गई थी। तो राष्ट्रपति बनने के पहले ही नेहरू ने कैनेडी के साथ ये व्यवहार शुरू कर दिया था। फिर अमेरिकी यात्रा नेहरू की निकाल लेते हैं, उसके बारे में बीके नेहरू ने भी लिखा है। और भारत के राजदूत जो अमेरिका के भारत में राजदूत थे, उन्होंने भी अपनी आत्मकथा में लिखा है कि पूरे समय उनकी जो रुचि थी वो जैकलिन कैनेडी में थी, नेहरू की। और उसमें कैनेडी ने अपने, अब वो आर्काइव में भी सामने आ गया, कैनेडी का नोट है वो, कि मेरी किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष से मिली हुई सबसे खराब मुलाकात, जिसका कोई नतीजा नहीं रहा, ऐसी कोई मुलाकात मेरे इस अभी तक के कार्यकाल में रही है। उस दिन रात में नोट लिखते हैं अपना, तो वो भारत के प्रधानमंत्री नेहरू के साथ रही। नेहरू पूरी उस बातचीत में, ये कैनेडी ने भी लिखा है, उनके राजदूत ने भी लिखा है कि उस पूरी बातचीत, जो ओवल ऑफिस में उनकी बातचीत हुई थी, नेहरू पंखे की तरफ देखते रहे, पूरे समय पंखे की तरफ देखते रहे। और कैनेडी उन्हें चीजें ऑफर कर रहे थे कि मैं आपके लिए कर सकता हूं, भारत के लिए कर सकता हूं, और पूरे कोई रुचि नहीं थी, वो पंखे की तरफ देखते रहे उनकी। और रुचि जो भी थी वो सिर्फ जैकलिन कैनेडी में थी। और हमने तस्वीरें देखी हैं, जैकलिन कैनेडी को बुलाकर भारत में जो शाही स्वागत नेहरू ने किया था, और नेहरू अपने कमरे में, अपने बेडरूम में जैकलिन और उनकी खुद की जो तस्वीर थी वो लगाकर रखते थे। ये अब तो सबके सामने है और आप इसको कई संस्करणों में लोगों के पढ़ लेंगे। तो सोचिए, एक व्यक्ति जिसको आप कहते हैं कि अमेरिका में पिछले दिनों सबसे ढंग का राष्ट्रपति, सबसे अच्छा इंसान के तौर पर राष्ट्रपति आप जॉन एफ कैनेडी को मानते हैं, सोचिए हमारे देश का प्रधानमंत्री क्या व्यवहार कर रहा था। पहले वो आता है तो उसकी बहन में रुचि लेते हैं, जब वो राष्ट्रपति बन जाता है तो उसकी पत्नी में रुचि लेने लगते हैं। ये क्या शोभा देता है एक देश के प्रधानमंत्री को? आप विदेश नीति बना रहे हो कि ये सब क्या कर रहे हो आप? तो हमारी गलतियां वहां पर हुई, हमने अपने मित्रों को नहीं पहचाना। हमने आजाद होते से पहला धोखा चांकाई शेख को दे दिया, फिर हमने जॉन एफ कैनेडी को झिड़का, हमने वेस्टर्न कंट्रीज के लोग आपकी मदद करने के लिए जो भी आना चाहते थे, आपने उनको प्रॉपर सम्मान नहीं दिया, उनकी मददों को ठुकराया। आपको सीट्स ऑफर हो रही थी, आप वो सीट्स लेने को यूएन के अंदर तैयार नहीं थे। एक अलग अकड़ के अंदर आप जी रहे थे। जब आप 62 का युद्ध हो जाता है, आप हार जाते हो, तो लोकसभा के अंदर आप खुद मानते हो, नेहरू खुद मानते हैं कि मैं एक सपनों की दुनिया में जी रहा था। और अब उनके चेहरे हमको बताते हैं वो दूरदृष्टा थे, युग दृष्टा थे, उनमें विजन था। अरे कैसा विजन था भाई कि चीन तिब्बत तक दौड़कर आ गया और तुमको कोई वो चिंता नहीं। मैंने तो पहली बार मैंने उसका उल्लेख किया था, तब तक ये कई लोगों को ये चीज ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं थी। बाद में फिर उसको बीजेपी ने भी इसको बाकी जगहों पर इस चर्चा के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा में उठाया कि
मैं ऐसी पलट रहा था, कुछ नेहरू के कुछ आर्काइव्स पत्र वगैरह पलट रहा था, तो एक मेरा नजर पड़ी कि तिब्बत में, ये बता रहा हूं, मेरे को 2018 में मालूम पड़ा था, तिब्बत में जब चीन की सेना तैनात है, माओ की सेना तैनात है, तिब्बत में कब्जा हो चुका है और 1954-55 का साल आ चुका है, तो तिब्बत की सेना, चीन के पास चावल कम था तिब्बत तक पहुंचाने के लिए, तो वो भारत से चावल मांगता है अपनी सेना के लिए, और नेहरू तैयार हो जाते हैं, हजारों लाखों टन चावल। अब कोई यहाँ पे बड़े ज्ञानी बैठे रहते हैं आजकल, तो नीचे कोई कमेंट कर देगा, अरे तिब्बत में चावल पहुंचाना तो भारत की मदद की क्या जरूरत थी, चीन अपने से पहुंचा देता। थोड़ा सा उसको नक्शा देख लें वो लोग। उस समय तिब्बत में इतनी रोड्स नहीं बनी थी, चीन इतना बड़ा, आज तो उसने रोडों का और ट्रेन का, पिछले 25 साल में बनी। हाँ, तो भारत का जो अरुणाचल प्रदेश का जो इलाका था, जो है वो तिब्बत तक पहुंचना आसान था, वहां पे अंग्रेज लोगों ने रोड तैयार कर दिए थे, सिल्क रूट वाला भी वो उसको डेवलप कर दिया गया था, तो वहां से चावल पहुंच सकता था। और चीन का जो चिंगदो शहर था, वहां से चावल पहुंचाना मुश्किल था, तो चीन को लगा कि अगर हमें भारत से चावल मिल जाता है, और भारत के नॉर्थ ईस्ट में चावल भी अच्छी मात्रा में पैदा होता है, तो हमें अपने संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो सोचिए कि हमने कितना बड़ा धोखा किया तिब्बतियों के साथ। मतलब सोचिए कि पहले तो हमने उनको कब्जा होने दिया, हमने उनकी आवाज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं उठाई, और उनको कुचलने वाले, उनको मारने वाले जो सैनिक थे, जो उनका खून बहा रहे थे, हम उनको चावल खिला रहे थे। और एक दो बार हमने कई खेप भेजी, चीन की सेना को चावल भेजे, बोले ना, चांदी के चम्मच से चाचा नेहरू ने चीन के सैनिकों को चावल खिलाया। ये कहावत सुनाई जानी थी, जो कहते ना, चंदू के चाचा, हाँ, चंदू के चाचा ने चांदनी रात में, है ना, तो ये कहावत नेहरू जी के लिए कहनी जानी चाहिए। और हमने तिब्बत के साथ क्या किया, आपने कब्जा होने दिया, चला आप नहीं रोक पाए, आप सैन्य तौर पर हालांकि उतने कमजोर नहीं थे, चीन के टक्कर के थे आप, उसने टाइम बाय करा आपसे युद्ध लड़ने के लिए, और उस बीच में सेना स्ट्रांग करता रहा, आप जूते बनाते रहे अपनी फैक्ट्रियों के अंदर। लेकिन आप कूटनीतिक स्तर पर भी, आप कहते हो आप नेहरू की विदेश नीति थी, गरीबों की, पिछड़े देश जो थे, जो कमजोर मुल्क थे, उनकी आवाज नेहरू थे। भाई गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो चलाया उसका भी तो यही था ना, कि जो हम कॉलोनीज रही हैं, जो छोटे देश रहे हैं, उनकी हम आवाज बनेगा भारत। तो जिस देश को, जो आजाद मुल्क को, जितना बड़ा देश था लेकिन सामरिक रूप से कमजोर था तिब्बत, उसको एक कॉलोनी बना लिया गया, चीन ने उस पर कब्जा कर लिया। नैतिक तौर पर आप इतने बड़े आजादी के समर्थक और लोकतंत्र के मसीहा माने जाते हो, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज उठाते ना। भारत ने तिब्बत के समर्थन में वोटिंग नहीं करी है। कोलंबिया जैसे देश, लैटिन अमेरिका के देश, मैक्सिको जैसे दो देश तिब्बत के सपोर्ट में वोट दे रहे थे, तिब्बत के समय जनरल असेंबली के अंदर आवाजें उठा रहे थे। भाषण पढ़ लीजिए उन देशों के, लिस्ट निकाली तिब्बत का समर्थन कौन कौन देश कर रहे थे, भारत का रुख क्या था। हमने उनके साथ धोखा किया। हमने, आप कुछ भी बात कर लो, जब भी भारत से मदद, एक बीच में दलाई लामा के साथ आप पढ़ लीजिए, आपको पूरे किस्से मिल जाएंगे, आप पत्र उठा के पढ़िए। दलाई लामा के पीछे आईबी छोड़ दी जाती थी। जब तक दलाई लामा तिब्बत में थे, और तिब्बत से जब दलाई लामा भारत आते थे, तो उनके साथ क्या व्यवहार होता था। आपने दलाई लामा को तब शरण दी जब चीन आपका घोषित दुश्मन बन चुका था, लेकिन जब तक आपको चीन से, माओ से और चाउ एन लाई से दोस्ती करनी थी, आप दलाई लामा के साथ क्या व्यवहार करते थे, ये देखिए। जब भारत के अंदर, जब आजादी के ठीक पहले एशियाटिक देशों का, एक एशिया और अफ्रीका के देशों के सम्मेलन हुआ था, कांग्रेस ने करवाया था, नेहरू ने उसके अध्यक्ष थे। उसमें तिब्बत को आपने अलग देश के रूप में मान्यता दी थी, तिब्बत का अलग झंडा फहराया गया था। और आपने क्या किया उनके साथ, आपने बेसहारा छोड़ दिया। आपने कोई कूटनीतिक मदद नहीं करी, सैन्य मदद तो चलो नहीं की, वो तो मानते ही हैं। आपने कूटनीतिक स्तर पर भी उनकी मदद नहीं करी। कांग्रेस का एक धड़ा था जो तिब्बतियों का समर्थन करता था, उसने सोचा कि तिब्बत डे मनाएंगे और हम इसका चाउ एन लाई की यात्रा का विरोध करेंगे और चीन के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, तो उनको डांट पड़ी, उनको धमकी दी गई कि भैया तुम्हें कांग्रेस से निकाल दिया जाएगा। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, सांसद भी तिब्बत की आवाज नहीं उठा सकता था। चाउ एन लाई 10-10 दिन तक रहते थे। चीन के एजेंट्स आके भारत की धरती में दलाई लामा को धमकाते थे, उसको बोलते थे। दलाई लामा के जो बड़े भाई थे, वो दलाई लामा को प्रभावित करते थे। उस समय दलाई लामा की उम्र बहुत कम उम्र के हुआ करते थे। दलाई लामा, वो आज निश्चित तौर पर एक अलग छवि है उनकी, लेकिन युवा थे, बहुत कम उम्र के बालक। तो उनके बड़े भाई का बड़ा इन्फ्लुएंस था, तो उनके बड़े भाई को लेकर धमकाया जाता था। चीन के एजेंट्स दलाई लामा को भारत की धरती पर उनकी यात्राओं के दौरान धमकाते थे। एक बार चाउ एन लाई को मालूम पड़ गया कि दलाई लामा भारत में, तो चाउ एन लाई यात्रा कहीं से कहीं जा रहे थे, बीच में भारत में रुक गए। और चाउ एन लाई और तिब्बत की, नेहरू की बातें पढ़ लीजिए, किस तरह की बातें होती थी। मतलब वो अरुण शौरी ने बड़ा मजेदार ढंग से लिखा है उन बातचीतों को। चीन की आज भी डिप्लोमेसी, आप किसी भी डिप्लोमेट से बात करेंगे, हमने भी की, वो यही बताते हैं, टाइम बाय करना जानते हैं। वो ठंडा करके खाना, देसी भाषा में कहें, वो तब की उनकी नीति है। वो चीनी रणनीति का हिस्सा है, सामरिक और डिप्लोमेसी दोनों।